बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो अब हमने पैक के क्वेश्चन बैंक से करना शुरू कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था या नहीं किया था? मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था J11। मेरे ख्याल से J11 में अपलोड करना मेरे दिमाग से रह निकल गया। ठीक है, तो J11 फिर मैं अभी अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। नहीं किया ना मैंने अपलोड, तो फिर मैं उसको कर दूंगी। आप लोग फिर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो J11 और J13 जो है ये दोनों आप फिर देख लीजिएगा। ये दोनों आपके सेम ही फॉर्मेट के ऊपर है। कल हम लोगों ने मेरा वही इरादा था कि हम थोड़ा सा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स को भी देख लेंगे और साथ ही हम आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के जितने भी क्वेरीज हैं हम उनको भी देख लेंगे। तो अब करेंगे ये कि आज तो हम BRS को ही रखते हैं, हम बीच में किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। आज तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, कल पॉसिबिलिटी है कि कल रात को या कल शाम को हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख लें। और उसमें असल में ये कि आप लोगों के मुझे थोड़ी सी स्पीड और बढ़ानी है। ठीक है, जस्ट फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस में लगाऊंगी ताकि फिर हम और बाकी जितने भी हमारे रेगुलर बैचेस चल रहे हैं ना हम इन लाइन आ जाए। हम लोग का काफी लेट स्टार्ट हुआ था, तो वैसे तो हमें तकरीबन 1.25 घंटा मिल ही रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है जुलेखा, अभी करते हैं उसको। ठीक है, तो अब मसला ये कि मेरी दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो गई है, राइट, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी ही निकलना पड़ता है। तो अब हम ये करेंगे कि थोड़ा बीच में अगर आप लोगों की इजाजत से, आप लोगों से डिस्कस करने के बाद हम लोग अगर थोड़ा बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस रख लिया करें इक्का दुक्का, तो फिर उससे हमारा ये कि सिलेबस भी ऑब्वियसली टाइमली बेसिस पे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। फिर हम जो एक्स्ट्रा चीजें वो भी कर सकेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत भी कर सकेंगे, राइट। तो ऑनलाइन में मेरे ख्याल से ये बड़ा जबरदस्त फायदा होता है कि आप लोग भी घर पे हो, मैं भी घर से आराम से क्लासेस ले सकती हूँ। एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं तो फिर उसमें ना मुझे इनकन्वीनियंस होता है ना आप लोगों को कोई इनकन्वीनियंस होता है। तो इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उतनी मेहनत रखें। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं हम इसी तरह से एक सेटिंग कर लेंगे। जैसे आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे तो पूछते हो, राइट, लेकिन अगर इस तरह से मुझे लगेगा कि कोई ऐसी चीज है जो कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकती, जो मैं टेक्स्ट पे या फोन पे नहीं समझा सकती, उसके लिए फिर मैं ऑनलाइन सेशंस रख लिया करूंगी आफ्टर एवरी पर्टिकुलर। ये खास तौर पे ये एक्टिविटी हमें करनी है जनवरी के अंदर। ठीक है, जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह ये एक्टिविटी हम जारी रखेंगे। और उसका रीजन यही होगा, आप लोगों ने अपनी पर्सनल पढ़ाई शुरू कर दी है। आई होप जो मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 दिसंबर आ गया है, अब से थोड़ी थोड़ी अपनी हल्की हल्की पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी आई कैप के एग्जाम की। ठीक है, जितना आपने अभी कर लिया है उसकी प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल से जुलेखा और मोहसिन ये लोग तो मुझे रेगुलरली क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, तो मुझे इससे आइडिया हो जाता है कि ये लोग भी क्वेश्चंस काफी कर रहे हैं। ठीक है, सेम गोज फॉर उस्मान, जवाद भी आप एटलीस्ट रेगुलर अटेंड कर रहे होते हो, क्लास क्वेश्चंस पूछ रहे होते हो, तो दैट्स अ गुड इंडिकेशन, राइट। तो आप वो पूछें अपने, इस तरह से नोट करते जाएं सारे क्वेश्चंस, मुझे भले भेजते जाएं। मैं अगर रिस्पॉन्ड नहीं भी करूं तो टेंशन ना ले, मैं इग्नोर नहीं कर रही, मैं इंतजार कर रही होती हूँ। या तो मैं किसी काम में बिजी होंगी या फिर मैं आप लोगों को अगली क्लास में बता दिया करूंगी कि भाई इसका जवाब ये था। यह काम करते हैं हम, वीकेंड पे मिलते हैं दोबारा क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में, जिस तरह अभी मैंने संडे को प्लान किया था। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह उस तरह से फिर मैं आपकी सारी क्वेरीज, मेरे पास रिकॉर्ड होगा सबका, राइट, व्हाट्सएप पे सब चीजें क्वेश्चंस होंगी, तो मैं एक एक करके फिर सारे सवालों का जवाब देती रहूंगी। उसमें फिर अच्छी बात ये होती है कि फिर वो सारे स्टूडेंट्स के पास वो चली भी जाती है इन्फॉर्मेशन। और अभी आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ना ही है, सारा टाइम आपको पढ़ाई पे लगानी है। तो जितना भी आपको इस तरह के सेशंस मिले, मेरे नजदीक तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे भी इस तरह का ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिया जाता ना तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि कितना अच्छा, इतना कन्वीनियंट काम है। तो कोई बात नहीं जवाब, आप फिर रिकॉर्डिंग देख लिया करो जब भी टाइम मिले। ठीक है, चलें जी। टेस्ट डिस्कस कब होगा मैं पहले चेक कर लूं, मैं चेक नहीं कर सकी थी कल, तो मैं इंशाल्लाह चेक कर लूं टेस्ट आप लोगों के आज कल परसों तक इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसकी मैं सोल्यूशन मैंने शायद साथ ही अपलोड कर दिया था, मेरे ख्याल से मैंने वो सोल्यूशन अपलोड कर दिया हुआ है उसका। ठीक है, या शायद ट्यूसडे को होगा क्या, शायद, क्योंकि मैंने आज का दिन भी रखा हुआ है ना, आज के दिन का भी मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि आप आज के दिन भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने ट्यूसडे ऑनवर्ड्स वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस्मान का शायद टेस्ट रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, तो लेट्स गिव इट अनदर डे, और फिर इंशाल्लाह मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगी, वो आप लोग वहां से देख लीजिएगा और आपका डिस्कशन भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है,
हाँ जुलेखा आपने भी नहीं भेजा, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को टाइम दिया हुआ था, राइट। तो जुलेखा आपके वाला सवाल हम एंड में देख लें, पहले ये कर लें जल्दी से। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सो फार आप लोगों को कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है जी? कोई इश्यू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं, हम 3 सवाल कर चुके हैं, चौथा सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था लेकिन मैं अपलोड करना मुझे रह गया, अपलोड करना मैं उसको भूल गई। अब जरा इस सवाल पर आए। अब देखिए जितने भी हमने सो फार क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं और तीनों सवालों में मसला क्या था, उन तीनों सवालों में इश्यूज क्या थे, मैं आपके सामने खोल भी देती हूँ उनको। आपके पास जो पहला सवाल था आपका, सबसे पहला था, उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर इश्यूज थे, ठीक है। ठीक है, अब जिस तरह हमने जो पहला सवाल किया था उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने कंपैरिजन जब की तो हमारा ओपनिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस सेम था, हमारा डेबिट उनका क्रेडिट, राइट। मसला क्या आ रहा था, मसला तब आ रहा था जब हमारा कैरेट डाउन और उनका कैरेट डाउन जो है वो डिफरेंट आ रहा था, तो वो हमारे लिए एक इंडिकेशन थी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कुछ आपकी आपकी या तो कैश बुक में डेफिशिएंसीज है या बैंक स्टेटमेंट में। इसी तरह दूसरे सवाल में भी जब हमने किया तो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस में कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे, हमारे ओपनिंग बैलेंसेस मैच कर रहे थे। सेम गोज फॉर J13 में उन्होंने आपको सीधा सीधा क्या बता दिया था, जो हमने सैटरडे को जो हमने क्वेश्चन किया था, J13 में उन्होंने सीधा आपको बता दिया था ऑटोमेटिकली कि आपके पास जो क्लोजिंग की डिटेल है वो ये है, और उन्होंने आपको ये बता दिया कि मई के महीने में आपने अकाउंट ये एक्सट्रैक्ट किया जिसका बैलेंस ये है, और उन्होंने आपको ओपनिंग बैंक स्टेटमेंट दिया नहीं है, आपको क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ही दिया हुआ, जिसकी जो आपको एक क्लियर हिंट है, इसका मतलब है कि ओपनिंग में कोई ऐसा इश्यू नहीं था। ओपनिंग बैंक स्टेटमेंट बैलेंस भी 546 होगा, क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट बैलेंस जो है वो डिफरेंट था। हमारा बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस मैच कर रहा था, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में इसी तरह से लिखा हुआ है। अब हमने ऐसी चीजें देखनी है जिसमें आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों डिफरेंट हो, यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं चीजों को, कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को, तो उसमें हमें नजर आएगा कि आपके पास इंक्लूडिंग ओपनिंग ब्रॉट डाउन बैलेंस आपका डिफरेंट होगा, राइट। अब ये वाला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर J6 है ये आपके पैक के क्वेश्चन बैंक का, अगर किसी के पास है तो वो जल्दी से खोल लें। कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ नेहा इंटरनेशनल अपीयर्ड एज फॉलोज। कैश बुक इन्होंने हमें दिया है बैंक कॉलम ओनली, कौन से महीने का, जून के महीने का, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जून की सारी ट्रांजैक्शंस हैं, 1 जून से लेके 27 जून की ट्रांजैक्शंस कैश बुक में उसी 3 कॉलमनर लेजर एक किस्म का बनाया हुआ है इन्होंने, राइट। 3 कॉलमनर कैश बुक है जिसमें क्या है, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस का कॉलम, ये आपको आता है किस तरह से बनाते हैं, राइट। और इन्होंने उसी तरह से आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, और कौन से महीने का बैंक स्टेटमेंट है, ये भी आपके जून के महीने का बैंक स्टेटमेंट है, राइट। अभी इसको स्टडी करने से पहले जरा नीचे आ जाएं। साथ ही इन्होंने आपको क्या दे दिया है, बैंक रिकंसिलिएशन फॉर द मंथ ऑफ मई 2005। तो आपका मंथ अंडर कंसिडरेशन नो डाउट जून है, लेकिन उन्होंने आपको मई 2005 की भी BRS दे दी। इसको देख के क्या पता लगता है, देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत तब आती है जब आप अपनी कैश बुक में सारी एडजस्टमेंट्स कर लें, उसके बाद भी एडजस्टेड कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डिफरेंट आ रहा हो, राइट। तो अगर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ चीजें आ रही हैं तो आपको ये हिंट मिल जानी चाहिए कि अच्छा इसका मतलब है कि अभी भी डिफरेंसेस मौजूद थे। तो इन्होंने आपको मई 2005 की BRS दे दी है, 31 मई की BRS दे दी है, और इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें कुछ चीजें हैं, तो आपको एकदम से आप वापस से ऊपर जाएं और बोले अच्छा ये देखो ओपनिंग बैलेंसेस में यहाँ पे आपको फर्क नजर आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस 1 जून 2005 को बैलेंस ब्रॉट डाउन है 82,500। कैश बुक के हिसाब से 1 जून को बैलेंस है 78,000। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस थे, देखें अब यहाँ पे वो रिकंसाइल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, 78,000, 82,500।
तो इन्होंने आपको फिर क्या दी, इन्होंने ये बात की कि मई की क्लोजिंग की फिगर्स है ना ये दोनों 78,000 और 82,500, वो इस महीने की ओपनिंग हो गई लेकिन पिछले महीने की क्लोजिंग थी। तो जब पिछले महीने की क्लोजिंग को कंपेयर किया तो डिफरेंसेस आए, और जब डिफरेंसेस को इन्वेस्टिगेट किया तो वो डिफरेंसेस थे इन वजह से, कौन कौन से थे, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। क्लियर है बात? तो आपको इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो ओपनिंग डिफरेंस आ रहा था उसकी भी जस्टिफिकेशन आपको साथ में दे दी, और आपको अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट जून 30, 2005। अब जरा मेरी बात गौर से सुने, ठीक है? मैं आराम आराम से बात करूंगी, आपने जरा दिमाग लगा के फोकस करके मेरी बात सुननी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन से आइटम्स आते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उन आइटम्स को हम लिखते हैं, ये दोनों हेडिंग्स, ये क्या क्या आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स हैं जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था। अनप्रेजेंटेड चेक्स, आपने पेमेंट दिखा दी थी लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं दिखाई थी क्योंकि चेक ही प्रेजेंट नहीं हुआ था, राइट? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, दूसरे वाला अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या है, आपने रिसीट दिखा दी थी, आपने कह दिया था पैसे आ गए कैश बुक के अंदर, आपने बात लिख दी थी, लेकिन बैंक ये कह रहा है कि अभी तक हमारी वेरिफिकेशन ही खत्म नहीं हुई तो अभी तक हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते। क्लियर है बात? है ना? बीआरएस में वही चीजें आती हैं जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड हैं, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है। अब जरा मेरी इस बात को भी ओके कर दें, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हमारे पास 5 आइटम्स नजर आ रहे हैं, 3 ये और 2 ये वो आइटम्स हैं जो कि मई के महीने में हम कैश बुक में अपनी रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? इस बात को ओके कर दें, फिर मैं वापस आती हूँ और फिर मैं इसको इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं, राइट? ये बात क्रिस्टल क्लियर है सबको, है ना? ये सारे वो आइटम्स हैं जो कि मई की बीआरएस में आ रहे हैं, यानी कि ये मई के महीने में हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आप इधर आ जाए, चलें अब हम एक एक करके उसी तरीके से, उस नॉर्मल तरीके से हम एक एक करके डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हाईलाइट हो गया, ठीक है? हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हाईलाइट हो गया कि ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा, राइट? फिर हम देखते हैं समी इंपोर्ट्स 12,000, कैश बुक के, चले डेबिट कॉलम से स्टार्ट करते हैं। कैश बुक के डेबिट कॉलम में जो आइटम है उसको आपने ट्रेस करना है बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम से। आसिम पैकेजिंग 15,000, राइट? अब आप थोड़ा सा ना पर्टिकुलर्स को भी साथ साथ देखेंगे, साथ साथ हल्का सा देखना है। आसिम पैकेजिंग 15,000, ये आपको नजर आना चाहिए क्रेडिट कॉलम में। क्रेडिट कॉलम में पहले आपने 15,000 ढूंढा, आपको 2 नजर आए, फिर आप उनकी पर्टिकुलर्स में गए, एक है सुमन से, दूसरा है आसिम पैकेजिंग से। तो आपने ये कह देना है कि हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक काम ये करते हैं, पहले उनको हाईलाइट कर लेते हैं जो कि मैच हो रहे हैं, ठीक है? वो ज्यादा सही है। तो ये आपके मैच नहीं कर रहे हैं, इनको मैंने हाईलाइट नहीं किया, टिक कर देते हैं वो आइटम जो कि आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम करते हैं। तो 15,000 और ये नीचे वाला 15,000 आपने टिक कर दिया जो आसिम पैकेजिंग वाला था। फिर आपके पास आ रही है दीन एक्सपोर्ट से 18,000 की, दीन एक्सपोर्ट से 18,000 आपको यहाँ भी नजर आ रहा है क्रेडिट कॉलम में, इसको भी आपने टिक कर दिया। फिर है समर इंटरनेशनल से 19,500, समर इंटरनेशनल से 19,500, इसको भी आपने टिक कर दिया। चना एक्सपोर्ट 16,500, ये आपको लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है, इसको आपने एज इट इज रहने दिया। क्रेडिट कॉलम में आ जाए समी इंपोर्ट्स 12,000 रुपए, समी इंपोर्ट्स डेबिट साइड पे 12,000 रुपए, ये भी आपने टिक कर दिया। 30,000 के रूही एक्सपोर्ट्स, ये नजर नहीं आ रहा। हिना इंपोर्ट्स 7,500, ये भी आपको नजर नहीं आ रहा। अब आप ये काम करेंगे कि जो चीजें हाईलाइट नहीं हुई हुई, इसका मतलब है कि वो आपके क्या हैं, वो आपके डिफरेंसेस हैं, राइट? दीज आर सम थिंग्स जो कैश बुक में आइटम्स आ रहे हैं, वो आइटम्स हैं जो कि आपने रिकॉर्ड कर लिया इस महीने, लेकिन बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, बैंक के पार्ट पे लैग है, यानी कि ये आइटम्स आएंगे बीआरएस में, राइट? जो हाईलाइटेड नहीं है, जो हाईलाइटेड नहीं है बैंक स्टेटमेंट में। इसका क्या मतलब है कि बैंक स्टेटमेंट ने कोई एंट्री पास की है लेकिन कैश बुक ने नहीं की। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो सारे आइटम्स आपकी कैश बुक की एडजस्टमेंट में आए। अब आपको इस्तेमाल करना है किसको, पिछले महीने की बीआरएस देने का भी कोई मकसद है। अब एक जरा बात देखें, यहाँ पे हम एक दफा आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट पर आए। बैंक स्टेटमेंट में अब एक दफा जो अनटिक्ड आइटम्स है ना, इनको जरा ढूंढें
क्या ये पिछले महीने की बीआरएस में आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? देखिए अब क्या करना है, पहले स्टेप पे चाहें तो अपने स्टेप्स रिकॉर्ड कर लें कि इन केस ऑफ डिफरेंसेस इन द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंस इन द ओपनिंग बैलेंस आपको करना क्या है, पहले स्टेप पे स्टेप 1 क्या होगा, कंपेयर आइटम्स ऑफ कैश बुक विद दैट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये काम आपने कर लिया, कैश बुक को हमने कंपेयर कर लिया बैंक स्टेटमेंट से। फिर आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, कंपेयर आइटम्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद प्रीवियस मंथ्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। स्टेप 1 तो आपने कर लिया, अब स्टेप 2 के लिए आप ये कहोगे अब एक दफा जो बैंक स्टेटमेंट में आइटम्स आ रहे हैं ना उनको मैं जरा कंपेयर कर लूं पिछले महीने की बीआरएस से, देखें होगा क्या। अगर आप इसको यहां देखें 7,500, ये देखें बीटा से जो 9,000 का बैंक स्टेटमेंट में फिगर आ रही है, बीटा 9,000, ये बीटा 9,000 आपको यहां पे नजर आ रहा है। अब जरा एक बात सुने, हुआ क्या, पिछले महीने मई के महीने में आपने बीटा को चेक इशू किया 9,000 का, और आपने साथ ही पिछले महीने की कैश बुक में क्या दिखा दी थी, पेमेंट दिखा दी थी, राइट। लेकिन पिछले महीने के क्लोजिंग तक बैंक स्टेटमेंट ने उसकी पेमेंट आपके अकाउंट से नहीं की थी, क्यों, क्योंकि वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए थे। तो ये आइटम कहां नजर आ रहा है, आपके अनप्रेजेंटेड चेक में नजर आ रहा है, राइट। अब हुआ क्या, करंट मंथ में जून के महीने में बीटा साहब चले गए, बीटा ने प्रेजेंट कर दिया होगा अपना चेक पेमेंट के लिए, और इस महीने क्या हो रहा है, इस महीने ये फिगर और यही पर्टिकुलर्स आपको नजर आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि जून के महीने में अब बैंक ने भी पेमेंट रिकॉर्ड कर दी, डेबिट कर रहा है ना, डेबिट बैंक डेबिट कब करता है, जब आपकी कोई पेमेंट हो रही होती है, राइट। तो बैंक ने 9,000 की पेमेंट आपके अकाउंट से कर दी है बीटा को। क्या अभी बीटा की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मेरी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है? नहीं, क्यों नहीं है, करंट मंथ में नहीं है। करंट मंथ में भले आपको कैश बुक में अमाउंट नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है कि ये पेमेंट मैं अपनी बुक्स में पिछले महीने रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, राइट। मैंने पिछले महीने की कैश बुक में इसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर दी थी, और इस महीने बैंक भी ये पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब हम दोनों क्या हो गए, हम दोनों सेम पेज पर आ गए। हम इसको भी टिक कर देंगे कि 9,000 से रिलेटेड अब हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। ये पिछले महीने की बीआरएस में आ रहा था, यानी कि पिछले महीने हम कैश बुक में इसको पेमेंट रिकॉर्ड कर चुके हैं, और इस महीने आके बैंक भी पेमेंट दिखा रहा है। अब हमारी 9,000 से रिलेटेड मेरी कैश बुक और मेरी बैंक स्टेटमेंट दोनों अब सेम पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले डिफरेंट मंथ्स में हो, कोई बात नहीं, ठीक है। टेम्पररी डिफरेंस इसको इसीलिए बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस इसीलिए बोलते हैं कि देखो ये डिफरेंस सिर्फ कुछ दिनों के लिए था, ये कुछ दिनों के लिए था, ज्यादा से ज्यादा एक महीने का ये डिफरेंस था। नहीं, कैश बुक में अब दोबारा थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अपेरेंटली अगर हम इसको चेक ना करते ना पिछले महीने की बीआरएस से, तो ये अनटिक्ड ही रहता, ये होता कि यार ये तो डिफरेंट आ रहा है, ये फिगर हमें कैश बुक में नजर नहीं आ रही। हम क्या करते, फिर एडजस्टेड कैश बुक में पेमेंट दिखा देते, राइट, कि हो सकता है ये कोई डायरेक्ट डेबिट हुआ हो, कोई स्टैंडिंग ऑर्डर पे हुआ हो, राइट, हमें पता ही ना हो तो हम पेमेंट दिखा देंगे इसकी, वो डबल पेमेंट हो जाएगी ना। आप ऑलरेडी 9,000 की पेमेंट रिकॉर्ड कर चुके हो मई के महीने में, आपने दोबारा पेमेंट थोड़ी रिकॉर्ड करनी है, राइट। तो इसलिए अब हमने इसको टिक कर लिया कि 9,000 से रिलेटेड हमें फिगर नजर आ रही है बीआरएस में। इसीलिए मैंने आपसे बोला था, ये बात मैंने पहले कंफर्म की थी आप लोगों से कि यही होता है ना कि बीआरएस में जो आइटम्स आ रहे हैं वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं होते। तो मई के महीने में हमें नजर आ रहा है कि 9,000 हम रिकॉर्ड कर चुके हैं एज अ पेमेंट, और इस महीने हमें नजर आ रहा है कि अब बैंक स्टेटमेंट में इस महीने नजर आ रहा है वो पेमेंट होता हुआ, यानी कि दिस इज नो लॉन्गर अ डिफरेंस, दिस इज नो लॉन्गर द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। क्लियर है बात। तो 9,000 को भी आपने यहाँ पे भी टिक कर दिया और बीआरएस में भी टिक कर दिया कि ये 9,000 से रिलेटेड हम दोनों का स्टांस अब सेम हो गया। क्लियर है बात मोहसिन? ठीक है, चले सही है, आगे चलते हैं।
फिर आपने क्या किया, फिर आपको एक 3000 की फिगर नजर आ रही है अनटिक्ड, हम डेबिट कॉलम में मौजूद हैं बैंक स्टेटमेंट के, पहले हम डेबिट कॉलम को देख लेते हैं। अब 3000 आपके पास पिछले महीने की बीआरएस में नहीं नजर आ रही, एक ये 3000 नजर आ रहा है, लेकिन वो कहाँ नजर आ रहा है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में। तो डेबिट कॉलम को तो आपने पेमेंट से चेक करना है ना, डेबिट कॉलम से क्या मतलब है, पेमेंट्स हुई हुई हो, तो ये आपको इस वाले कॉलम को आपने चेक करना है अनप्रेजेंटेड चेक्स में। तो 3000 की फिगर आपको चाहें तो आप पर्टिकुलर्स भी मैच कर लें, ये 3000 कमाल का, ये बैंक चार्जेस है, राइट। एक सेकेंड, अगर कैश बुक में लिख के ना देते और बैंक स्टेटमेंट में देते तो हम समझ जाते कि वो प्रेजेंट हो गया है, नहीं वो देता। देखो ये हमें कैसे पता चला कि वो प्रेजेंट हो गया, हमें पिछले महीने की बीआरएस दी हुई है तो हमें पता चला है ना कि वो प्रेजेंट हो गया। अगर पिछले महीने की बीआरएस ना दी हुई होती और अगर सिंपल सिंपल सिनेरियो होता कि बैंक स्टेटमेंट में एक पेमेंट होती हुई नजर आ रही है, कैश बुक में नजर नहीं आ रही, तो फिर हम यही कहेंगे कि भाई हमने कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की। हाँ, तो करंट कैश बुक में तो है ही नहीं ना ये। हमें ये बात कैसे पता चली है कि ये पिछले महीने की कोई पेमेंट थी जो कि इस दफा इस महीने प्रेजेंट हो गया, क्योंकि वो पिछले महीने की बीआरएस में वो फिगर नजर आ रही है। अगर हमें पिछले महीने की बीआरएस में ये फिगर ना नजर आ रही होती तो हम इसको टिक थोड़ी करते, हम 9000 को अनटिक्ड ही रहने देते हैं, हम कहते हैं कि ये डिफरेंस की वजह है, इसको हमने अभी कैश बुक में एडजस्ट करना है। ये बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, ना ये पिछले महीने की कैश बुक में रिकॉर्डेड था, ना ये इस महीने की कैश बुक में रिकॉर्डेड था, यानी कि क्या ये कोई डायरेक्ट डेबिट पेमेंट हुई हुई है, ये कोई स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट हुई हुई है, तो हमें एडजस्टेड कैश बुक में फिर रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ जानी थी। लेकिन क्योंकि पिछले महीने की बीआरएस को देखते हुए हमें ये हिंट मिल गई कि ये पिछले महीने की कैश बुक में रिकॉर्डेड है। हाँ बिल्कुल, अगर बीआरएस ना दे तो फिर सिंपल तरीके से करेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें तो फिर हमें नहीं पता ना, हम अपनी तरफ से थोड़ी अज्यूम कर सकते हैं कि और ये पिछले महीने की पेमेंट है, हमें रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करना, नहीं। अगर बीआरएस दी हुई है तो ही हमें ये बात पता लग रही है ना कि पिछले महीने इसकी पेमेंट हो चुकी थी, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया था, बैंक ने आज इस दफा रिकॉर्ड किया जून के महीने में, क्लियर है। 3000 को जब हमने चेक किया तो 3000 हमें बीआरएस में नजर नहीं आया, वो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में नजर आ रहा है, लेकिन ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में नहीं चेक करना है इसको, तो आपने पेमेंट्स के उसमें चेक करना है, यानी कि अनप्रेजेंटेड चेक्स में, राइट। तो इसमें आपको नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ये अब आपका एक डिफरेंस है, इसको आपने एडजस्ट करना है, राइट। फिर आप आते हैं ओपनिंग, तो वैसे ही डिफरेंट है, कमाल का देखें 3000 रुपीज। अब एक हम आगे क्रेडिट कॉलम में, बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम से मुराद क्या है, डिपॉजिट्स, राइट। 3000 का पैसा आता हुआ दिखा दिया है बैंक ने जून के महीने में। अब इसको आपने कंपेयर करना है किससे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। तो देखें कमाल से आपको 3000 रुपए नजर आ रहे हैं, राइट। क्या मतलब हुआ इसका, मई के महीने में कमाल ने आपको चेक दिया था, कमाल आपका कस्टमर था, उसने आपको चेक पकड़ाया, जैसे ही आपने चेक रिसीव किया आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे पास 3000 रुपए आ गए, राइट, बिल्कुल। और इस महीने क्या हुआ, बैंक ने कहा कि जी हम सॉरी, अभी तो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, 31 मई तक, 31 मई तक उनकी अभी तक क्लियरेंस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हमने दिखाया हुआ है कि हमें पैसे मिल गए, बैंक ने दिखाया हुआ है कि अभी तक पैसे नहीं मिले, लेकिन जून के महीने में आके बैंक कह रहा है कि हाँ जी आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो बैंक ने भी अब बोल दिया कि पैसे आ गए, और हम तो पिछले महीने बोल चुके थे कि पैसे आ गए। अब हम दोनों का स्टांस 30 जून पे हम खड़े होके बोलेंगे कि मैंने जो 3000 रुपए दिखाए हुए थे वो अब मुझे वाकई में रिसीव हो गए, देयर इज नो लॉन्गर एनी डिफरेंस, राइट। तो आपने 3000 को भी यहाँ पे भी टिक कर दिया, वहां भी टिक कर दिया। फिर सुमन के आपको 15,000 रुपए की अगली फिगर है, सुमन का जब आप चेक करते हैं तो इसका भी यही सिचुएशन है कि पिछले महीने आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया था रिसीट, और इस महीने बैंक स्टेटमेंट ने भी रिकॉर्ड कर दिया, तो इसको भी हमने दोनों जगह पे टिक कर दिया कि इसमें कोई मसला नहीं है। फिर आखिरी आपके पास एक आइटम रह गया 75,000 का, 75,000 आपको यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये आपका डिफरेंस है बिटवीन द टू, राइट, अभी तक इसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैश बुक में जो अनटिक्ड आइटम्स अभी बचे हुए, ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, राइट, 30,000, 7,500 और 16,500, 7,500 भी नहीं है इसमें। हाँ अब देखो यहाँ पे हमने इसको कंपेयर नहीं किया ना,
रूही एक्सपोर्ट्स आपके पास 30,000 है, 30,000 यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे देखें, ये चीज रह गई थी कैश बुक के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। कैश बुक के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 7,500 का अमाउंट नजर आ रहा है, और वो किसका है? वो हिना इंपोर्ट्स का है। ये वाला 7,500 और ये वाला 7,500 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये एक अलग एंट्री है। आपने करना क्या है, पहले स्टेप पे आपने कैश बुक को कंपेयर किया बैंक स्टेटमेंट से, फिर बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया पिछले महीने की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, ठीक है। बिल्कुल, बैंक रिकंसिलिएशन वो स्टेटमेंट है जो कि हमने पिछले महीने बनाया था, बिल्कुल। सिर्फ वो चीजें, वो आइटम्स दिखाने के लिए कि इन इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस है इन आइटम्स की वजह से। इससे रिलेटेड हम कोई डबल एंट्रीज वगैरह पास नहीं करते। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, एक रिपोर्ट टाइप की होती है, बस लिखा हुआ होता है कि जी हमारे कैश बुक के हिसाब से बैलेंस इतना है, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस इतना है, और ये इसके रीजंस है डिफरेंसेस के। अगर ये डिफरेंसेस खत्म हो जाए तो हम दोनों का बैलेंस मैच कर जाएगा। बस ये बात कह रहा होता है कि अगर ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएं, जब ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे तो हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा दोनों का, ठीक है। चले, तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है? अब आपके पास कैश बुक के अंदर कुछ आइटम्स हैं जो कि पड़े हुए हैं अनटिक्ड, बैंक स्टेटमेंट में कुछ आइटम्स हैं जो कि अभी भी खड़े हुए हैं, देयर द रीजंस फॉर डिफरेंसेस, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पिछले महीने की, उनमें भी अभी ये दो आइटम्स हमें नजर आ रहे हैं जो आप इनको टिक नहीं किया अभी तक, राइट। अभी हमें क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगा जा रहा है हमारे से, लेकिन हमें ये बात पता है कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ साथ, मेन रिक्वायरमेंट तो हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वर्किंग में क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टेड कैश बुक, राइट। तो हम अपने मेन आंसर के लिए पहले लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2005, और यहाँ पे हमने 5, 6, 7, 8 लाइनें छोड़ देनी है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे लिख दें बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, जिस भी फॉर्मेट से आपको चलना है। अच्छा, मैंने एक और चीज के ऊपर थोड़ा सोचा और मैंने इस बात को कंक्लूड किया कि फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 में से आप कोई सा भी फॉर्मेट याद कर ले, ठीक है। दोनों में से अगर कोई एक भी फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको उसकी समझ नहीं पड़ रही, लॉजिक समझ में नहीं आ रही, तो छोड़ दें उसको। जो दूसरा फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है वो आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो उस्मान को जिस तरह फॉर एग्जांपल फॉर्मेट 2 उनको समझ में आ रहा था, तो उस्मान के लिए सजेशन ये है कि आप फॉर्मेट 2 को याद करें, उसी से अपने सॉल्व करें क्वेश्चंस को, कोई मसला नहीं है, ठीक है। किसी को फॉर्मेट 1 ठीक समझ आ गया तो वो फॉर्मेट 1 को ही फॉलो करें। मैं दो सवालों को अब कोशिश करूंगी कि दोनों तरीकों से सॉल्व करूं, ठीक है। अभी हमारे पास ये सिचुएशन है कि हम लोगों ने जगह छोड़ देनी है, और साथ ही वर्किंग के अंदर हमने क्या बना लेना है? अपना एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। चले, अब एडजस्टेड कैश बुक के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ओरिजिनल कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस क्या था? वो था 97,500। बैलेंस के कॉलम में गए और सबसे आखिरी आइटम उठा लिया 97,500। अब हमें ये देखना है कि क्या ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको भी जरा चेक कीजिएगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, हो सकता है ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो। आपने उसको चेक कैसे करना है? आप उससे एक लाइन पहले, दो सेकंड लगेंगे, ठीक है। सिर्फ आपने क्या रखना है? आपने जरा इस बात का ख्याल रखना है, हो सकता है एग्जामिनर आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हो। क्या करें? एक लाइन पहले जाए, 81,000 का अमाउंट है, राइट। ट्रांजैक्शन अगली क्या हो रही है? 16,500 से डेबिट हो रहा है अगली लाइन में, इसी लाइन में। चना एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है? 81,000 ओपनिंग बैलेंस था इस दिन का, 27 को क्या हुआ? 27 को आपका 16,500 का आप दिखा रहे हो कैश बुक में पैसे आ रहे हैं, राइट, रिसीव हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन हमारा बैलेंस क्या हो रहा है? 81,000 से 97,500 हो रहा है, यानी कि ये आपके पास कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है।
डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसी वजह से एक डेबिट एंट्री की वजह से बैलेंस हमारा बढ़ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट बैलेंस होता, अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो 81,000 यहाँ लिखा होता, यहाँ पे डेबिट हो रहा है 16,500 और उससे क्या हो रहा होता, हमारा बैलेंस 81,000 से गिर रहा होता 70 या 60, जितना भी अमाउंट आ रहा है 60,000 रुपीज का बैलेंस यहाँ पे आ रहा होता है। क्लियर है बात मोहसिन और जुलेखा? तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजों को भी जरा नोट किया करें, ठीक है। वैसे अगर आप इस चीज को नोट नहीं भी करते तो आपका बीआरएस मैच नहीं करेगा, वो आपको वैसे ही हिंट एक मिल जाएगा कि आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हुई है, ठीक है। फिर हो सकता है आप रीचेक करो तो आपको पता लग जाए कि ये तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, लेकिन क्यों इतना टाइम बंदा वेस्ट करे, आप पहले ही सॉल्व करने से पहले ही 2 मिनट में जरा देखो कि क्या हो रहा है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक अप्लाई करनी है। 81,000 में कोई चीज डेबिट हो रही है यानी कि ये। इसी तरह इधर आ गए बैंक स्टेटमेंट में 207,000 के अंदर कोई चीज डेबिट हो रही है तो ये बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये भी आपका ओवरड्राफ्ट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस होना नॉर्मल बैलेंस होता है, राइट। तो 207,000 में देखो डेबिट अमाउंट क्या हो रही है, लेस हो रही है, 207 से होके 204 पे आ गई, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, चलें जी। तो इतनी बात तो हमने देख ली कि कैश बुक के अंदर 97,500 का डेबिट बैलेंस है, ये 97,500 आपका बन जाएगा ब्रॉड डाउन, राइट, डेबिट साइड पे। तो आपने क्या किया, 97,500 आपने ये लिख दिया 30 जून पे, ये हमारा हो गया अनएडजस्टेड बैलेंस, राइट, 97,500। चलें जी, सवाल आपके सामने, आप जरा बताएं इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी फिगर्स लिखूंगी मैं। जो बैंक स्टेटमेंट में है, जो बैंक स्टेटमेंट में टिक नहीं हुई भी वो लेके जानी है मोहसिन, कंफर्म बात है। जवाब मोहसिन अग्रीड। अब मुझे कैश बुक में कौन सी फिगर्स को एडजस्ट करना है जो कि बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है अनटिक्ड, और वो कह रहे हैं कि जी कैश बुक में ये रिकॉर्डेड नहीं है। ये वाले जो आइटम्स हैं जो कि कैश बुक में हमें नजर आ रहे हैं तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, राइट। इसी तरह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पिछले महीने की जो बीआरएस में ये दो आइटम्स आ रहे हैं, ये हम पिछले महीने की कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, राइट। ये पिछले महीने की कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ये दो आइटम्स और ये ऊपर कैश बुक वाले अनटिक्ड आइटम्स, ये तो हम कैश बुक में या तो इस महीने की या पिछले महीने की कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपको आना है बैंक स्टेटमेंट की फिगर्स पे। सबसे पहले आपके पास ये क्या आ रहा है, प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस क्या आ रहा है, पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं ना, क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि डिपॉजिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक। तो 75,000 से आपने क्या दिखा देना, आपने कहना है कि हमें किसी चीज पे इंटरेस्ट मिला था, ये सूद ही होता है, ठीक है, प्रॉफिट इसको कहते हैं। हमने एग्जैक्टली वही पर्टिकुलर्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया और कहा कि जी हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास पैसे आए थे बैंक अकाउंट में, हमें पता नहीं था, अब हमने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, राइट। और साथ ही आपने क्या कर दिया, 75,000 को भी टिक कर दिया कि अब कैश बुक में भी मैंने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया है। इसी तरह बैंक चार्जेस आपके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट हुए थे, आपको पता नहीं था, आपको अब पता लग गया, तो महीने की आखिरी तारीख को आपने बैंक चार्जेस 3,000 रुपए ये भी आपने डिडक्ट कर लिए, राइट। और अब आपके पास क्या सिचुएशन है कि अब आपके पास कोई आइटम नहीं है जो कि डिफरेंस वाला, ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना जो डिफरेंस का है, राइट, उसको तो आपने रिकॉर्ड नहीं करना, राइट। चलें जी, अब आप आ जाएं इधर, ये काम आपने कर लिया, आपने निकाल लेना है क्या, कैरेट डाउन निकाल लेना है, ठीक है। तो कैरेट डाउन आपके पास आता है 169,500, 169,500 जुलेखा, 199 नहीं, 16, हाँ ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया 169,500 एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, और आपने इसको भी यहां पे लिख दिया, ठीक है। फॉर्मेट 1 है ये,
चाहे तो फॉर्मेट 2 से इसको करें, फॉर्मेट 2 से आप इसको खुद कर लीजिएगा घर पे, जिससे आप स्टार्ट करते हो किससे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गिवन है, आपने दूसरे फॉर्मेट में स्टार्ट करना है 204000 से, ठीक है। चले तो पहले फॉर्मेट पे हम फॉलो कर रहे हैं। पहले फॉर्मेट में हमें क्या करना होता है, अनप्रेजेंटेड चेक्स हमें ऐड करने होते हैं, राइट, ऐड करने होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। एक काम ये करें ना, पिछले महीने वाला ही फॉर्मेट उठा ले, पिछले महीने वाला फॉर्मेट फॉर्मेट 1 ही है। इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, राइट। तो पहले आप आ गए कैश बुक में। कैश बुक में आपको नजर आ रहा है कि आपने पेमेंट की हुई है रूही एक्सपोर्ट्स को और हिना इंपोर्ट्स को, राइट। इन दोनों को आपने पेमेंट की हुई है जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, तो आप कह दोगे कि ये क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स होंगे ये, रूही को और हिना को। आपने यहाँ पे 30,000 लिखा और 7,500, बिल्कुल 30,000 7,500, बस सिर्फ यही है दो अनप्रेजेंटेड चेक्स या और भी हैं? इसको भी आप टिक कर लो कि इसको आपने बीआरएस में तो एटलीस्ट शो कर दिया है। अब आप आओ जरा नीचे, पिछले महीने की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये दो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें, पिछले महीने की बीआरएस से पिछले महीने की कैश बुक में आपने ये दो पेमेंट्स भी दिखाई हुई थी, जो कि पिछले महीने की एंड पे भी पेमेंट नहीं हुई हुई थी और हमें ये इस महीने भी पेमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे। और आपको ये बात पता है कि सामने वाली पार्टी के पास यानी कि जेबीएन कंपनी के पास और फ्लैश एंड कंपनी के पास 6 महीने पड़े हुए हैं, वो जब भी जाके पेमेंट निकलवा सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उनके पास टाइम होगा, अभी भी उनके पास टाइम है। वो चाहे तो हो सकता है जुलाई के महीने में, हो सकता है जुलाई के महीने में हमें पेमेंट होती हुई नजर आ जाए, हो सकता है अगस्त में होती हुई नजर आ जाए। जब भी उनके 6 महीने एक्सपायर करेंगे, हो सकता है उससे पहले एक दिन पहले वो पेमेंट ले लें, राइट। तो इसका क्या मतलब है, अब हम पहुंच गए हैं जून 30 पे। तो जून 30 पे खड़े होके हम बोलेंगे कि देखें ये दो तो नई ट्रांजैक्शंस हैं, कौन सी, 30,000 और 7,500, ये ट्रांजैक्शन ही, ये पेमेंट ही हमने जून के महीने में किए हैं। लेकिन दो चेक्स ऐसे भी हैं जो कि हमने प्रीवियस मंथ या प्रीवियस किसी मंथ्स में, किसी भी मंथ में हमने इशू किए थे और ये अभी भी अनप्रेजेंटेड हैं। तो हमने जून 30 पे खड़े होके कह रहे हैं कि अब जो हमारे टोटल अनप्रेजेंटेड चेक्स है ना, वो 4 हो गए। दो इसी महीने जो इशू किए थे और दो वो जो कि हमने पिछले किसी महीने में इशू किए थे और वो अभी भी अनप्रेजेंटेड हैं। यानी कि ये जो दो अनटिक्ड आइटम्स हैं, इनको भी अभी आप यहाँ पे टिक कर दोगे और इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ डाल दोगे, ठीक है। जेबी एंड कंपनी, क्लियर है बात, मोहसिन, जुलेखा, जवाद। तो आपने क्या किया, 7,500 और 6,000 को यहाँ पे आपने दोबारा लिख दिया और आपने कहा कि अब मेरा सारा ठीक हो गया, मैं क्या करूंगी, मैं इन सबका टोटल कर दूंगी। और मैंने ये अनप्रेजेंटेड ही है ना, आपके पास ये टिक नहीं हुए थे, राइट, ये तो मैंने अभी जाके टिक किए हैं। आपके पास क्या सिचुएशन थी, जब आपने इन तीनों आइटम्स को एक दूसरे से कंपेयर किया तो आपके पास पोजीशन ये थी कि पिछले महीने की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपके पास दो अनप्रेजेंटेड चेक्स ये वाले जो हैं, ये इस महीने क्लियर होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपने टोटल फॉर एग्जांपल 3 चेक्स इशू किए थे पिछले महीने, नहीं दिखाया ना, अभी हमने टिक किया था, सिर्फ 9,000 हमें नजर आ रहा है, 9,000 की पेमेंट होती हुई नजर आ रही है, बाकी 7,500 और 6,000 को तो हमने टिक नहीं किया था, खुद ही देख लो आप। यहाँ पे पेमेंट है बैंक स्टेटमेंट की डेबिट कॉलम में, यानी कि पेमेंट कॉलम में हमें सिर्फ पिछले महीने का ये 9,000 नजर आ रहा है बीटा का, बाकी हमें ना 7,500 नजर आ रहा है ना 6,000 नजर आ रहा है। यानी कि पिछले महीने अनप्रेजेंटेड थे और इस महीने भी इनकी पेमेंट नहीं की, पेमेंट नहीं हुई। तो इस महीने भी क्या हुआ है, इस महीने के एंड तक हम बोलेंगे इस दफा फिर जून के महीने में जेबीएन कंपनी और फ्लैश एंड कंपनी इस महीने भी नहीं पहुंचे, इस महीने भी उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। यानी कि इस महीने में हम बोलेंगे कि अब हमारे पास टोटल अनप्रेजेंटेड हो गए 4, दो तो इसी महीने के इशू हुए हुए जो थे वो, और दो वो जो कि हमने पिछले किसी महीने में इशू किए थे, ठीक है। ये आपके पास हो गया। फिर आपने क्या करना है, लेस करना है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, राइट। अब अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में आप आएंगे पहले अपनी कैश बुक के अंदर।
कैश बुक में आपको अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में सिर्फ एक ही आइटम नजर आ रहा है कि आपने इसको डेबिट होते हुए दिखा दिया था, बैंक ने डिपॉजिट होते हुए नहीं दिखाया था। आप टिकिंग सब कुछ कर चुके हो पहले ही, राइट? आप टिक ऑफ सब कुछ पहले कर चुके हो, इसीलिए पहले मेरे ख्याल से तो पहले ज्यादा आसान होता है कि आप पहले सारे आइटम्स को कंपेयर कर लो, फिर जो बच जाए उनको फिर देखते रहो कि क्या आइटम्स हैं। तो आपने पहला स्टेप ही काफी केयरफुली करना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है? टिकिंग जब करेंगे, चेकिंग जब करेंगे, तभी आपको काफी ख्याल से चीजों को करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि 16,500 का हार्ड में कैसे टिक करें। आप हार्ड में पेंसिल से टिक करो, पेंसिल से टिक करो, आप कोई निशान बना लो, डॉट बना लो हल्का सा उसके ऊपर। अब उसके लिए देखो आपको करना पड़ेगा ना, इन्विजिलेटर हो सकता है कभी कभार इतने खड़ूस नहीं होते कि वो आपको अगर टिक भी कर रहे हो या अंडरलाइन भी कर रहे हो तो आपको मना करें। वैसे तो मना होता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि वो आपको निकाल देंगे। क्या होगा, हाँ, अगर आपने बहुत कोई अनफेयर मीन्स अगर आप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ ऐसा लिख रहे हो और पीछे दिखा रहे हो, तो उसमें तो खैर आपको निकालेंगे ही, लेकिन हल्का सा टिक करने में और क्रॉस करने में ऐसा कोई इशू नहीं होता मेरे ख्याल से। मुझे तो कभी किसी ने मना नहीं किया। अगर कोई मना करे, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ना, पेंसिल से करें। अगर कोई आपको मना करे तो आप मिटा दें उसके सामने कि चलो ठीक है मैं नहीं कर रहा, राइट? पेंसिल से करेंगे तो सही रहेगा। और हल्का सा जल्दी से पढ़ते हुए लोग करते हैं ना, जैसे आप पेंसिल से पढ़ रहे होते हैं, पेंसिल साथ साथ घुमा रहे होते हैं, तो जल्दी से आपने वहां पे टिक कर दिया, फिर आप नीचे आ गए, फिर वहां पे टिक कर दिया जल्दी से, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा टिक कर दिया, आपको जो नजर आ रहा होगा, ठीक है? अच्छा, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है चना एक्सपोर्ट्स को से आपको पेमेंट हुई हुई है, रिसीव हुई हुई है, लेकिन बैंक ने उसको रिसीव होता नहीं दिखाया। यानी कि आप ये कहोगे कि ये क्या है, चना एक्सपोर्ट से आपको 16,500 का ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, आपने इसको लेस करना है, यहाँ पे आपने टिक कर दिया। अब आप नीचे आए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपने दोबारा चेक किया, पिछले महीने के ये भी टिक हो गया था, ये भी टिक हो गया था। अब आपने पिछले महीने के अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को चेक किया, तो जितने जो पिछले महीने के अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स थे वो सारे इस महीने क्लियर हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 15,000 क्लियर ना हुआ था तो ये 15,000 दोबारा हमारी इस लिस्ट में आ जाता, ठीक है? सुमन के नाम से हम इसको दोबारा क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स की लिस्ट में, जब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो जब तक कोई पुराना आइटम आपका क्लियर या प्रेजेंट नहीं हो जाता, तब तक वो हर महीने बीआरएस में आता रहेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो अब क्या सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन है कि आपने तीनों जगह पे हर आइटम को कर दिया हुआ है टिक, यानी कि या तो वो आ चुके हैं आपके बीआरएस में, या वो आपने एडजस्ट कर दिया हुआ अपने एडजस्टेड कैश बुक में। आपने अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को माइनस करना है और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इन सबका टोटल कर लेना है। जब आप इन सबका टोटल करेंगे तो आपको पता है कि आंसर किसके बराबर आना चाहिए। You started with balance as per adjusted cash book and you have had to arrive at balance as per bank statement। और ये आपका आ गया, आपने फिगर लिखी और आपने इसको एक दफा कंपेयर कर लिया कि बैंक स्टेटमेंट में क्या यही अमाउंट आ रही है, जवाब आएगा बिल्कुल यही अमाउंट आ रही है। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अभी एक काम ये करते हैं, एक और सवाल है लेकिन वो अभी शुरू नहीं करते, वो इसको कल देखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग एक काम ये करें, मैं आप लोगों को ये J5 आपको नजर आ रहा है ना, J5 आपने अटेम्प्ट करना है, ये मैं अभी अपलोड कर देती हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है? J5 अटेम्प्ट करना है और J11 आपका होमवर्क है। अभी ये काम ये करें, 5-10 मिनट बैठे रहें, इसी को कंटिन्यू करें, फ्लो बना हुआ है बैंक स्टेटमेंट का। दोबारा से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, होमवर्क क्वेश्चन आए तो मुझे फौरन से व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? अच्छा, अभी जुलेखा आपका क्या सवाल था? ऑटम 2015 का था, बैंक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है? ऑटम 15 ना, ये वाला सवाल है। गाजी ट्रेडर्स, मैं भी कर देती हूँ, उसे नबी कर देती हूँ। ये बात है, इसमें मसला, इसमें क्या मसला है, तो हम कर चुके हैं। हाँ जी, क्या इशू आ रहा है इसमें? माइक ऑन कर लो आप भले।
प्रोविजन का, हाँ इसमें इसमें इश्यू क्या आ रहा है, मसला क्या आ रहा है, क्या कुछ कैलकुलेट क्या नहीं हो रहा? प्रोविजन का अकाउंट समझ नहीं आया? प्रोविजन के अकाउंट में देखो, ओपनिंग प्रोविजन तो आपको दिया हुआ है ना। ओपनिंग प्रोविजन क्या है? 6,90,000, राइट? ये आपको ओपनिंग प्रोविजन दिया हुआ है। आपको भी इश्यू है इसमें? अच्छा, कंप्राइजिंग को तो आपने कुछ भी नहीं करना। कंप्राइजिंग के अंदर तो आपको ये देखो, हम जब कैलकुलेट कर रहे थे कैरेट डाउन प्रोविजन का, जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन का कैरेट डाउन, तो उसमें हम जनरल और स्पेसिफिक प्रोविजन को ऐड कर देते हैं ना, और वो टोटल अमाउंट लिख देते हैं कैरेट डाउन में, राइट? ये बात सब कंफर्म अग्री करें ना इससे? यही करते हैं ना? आपने आंसर चेक किया तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, आप आई कैप के सोल्यूशन को कंपेयर कर रहे हो। अब आई कैप के सोल्यूशन से देख रहे हो, मैंने आपको मना किया है, मत देखो वहां पे। हाँ, वो रिटर्न ऑफ की एंट्री भी प्रोविजन में लेके जा रहे हैं, हमने उस तरह से नहीं करना, हम दूसरे तरीके से चल रहे हैं, ठीक है? हमने ये सवाल किया हुआ है क्लास के अंदर, मेरे ख्याल से इस तरह का एटलीस्ट किया हुआ है हमने। जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया हुआ है, आपने उसी तरह से चेक करना है। आप जो चीज चेक कर सकते हो ना, हाँ, आप जो चीज, आप अपना बस ये चेक करो कि आपका प्रोविजन का कैरेट डाउन और आई कैप का प्रोविजन का कैरेट डाउन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। बीच में क्या था, बीच नहीं, लेकिन प्रोविजन का कैरेट डाउन आप दोनों का मैच करेगा, करना चाहिए। प्रोविजन का कैरेट डाउन और जो कैरेट डाउन मैच था, बस ठीक है, यूर राइट, मैंने आपको बताया हुआ तो है। आपको कई आपको पैक के क्वेश्चन बैंक में हो सकता है सोल्यूशन आई कैप की तरह होता हुआ दिखा रहा हो। हमारा भी अप्रोच गलत नहीं है, हमारा अप्रोच ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है? मैंने भी इसी तरह से पढ़ा हुआ है, दूसरे टीचर्स भी इसी तरह से पढ़ाते हैं। तो आपने सिर्फ चेक क्या करना है, आपने सिर्फ चेक ये करना है कि प्रोविजन के अकाउंट का कैरेट डाउन आपने मैच करना है, वो मैच हो जाएगा, ठीक है? और दूसरी चीज क्या मैच करनी है, जो आपने एसओसीआई की फिगर लिखी हुई है ना बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में, वो उनकी अमाउंट आ रही होगी प्रोविजन के अकाउंट में, ठीक है? एसओसीआई की अमाउंट वो आपने चेक करनी है कि वो बैड डेट्स के नाम से या बैड डेट एक्सपेंस के नाम से उन्होंने जो अमाउंट लिखी हुई है प्रोविजन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, वो फिगर और आपकी जो बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में एसओसीआई की अमाउंट है वो मैच कर रही है या नहीं करी, बस। बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उनका थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है, हमारा डिफरेंट अप्रोच है, आंसर्स हम दोनों के सेम है, ठीक है? सही है मोहसिन? ठीक है, मैं फिर अभी बस इसको अपलोड कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन को आप लोग फिर इसको चैप्टर जे है ना उसको कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा जुलेखा, आपने एक और ऑटम स्प्रिंग 2016 का जो प्रोविजन का क्वेश्चन आपने कहा था ना डिस्कस करना है, वो फिर हम इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास में 1-2 दिन में इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है? प्रोविजन की फिर आप और भी प्रैक्टिस करें, और भी क्वेरीज निकालें, टेस्ट जिस दिन डिस्कस करेंगे ना उस दिन फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही, ठीक है? चलें जी। अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लें, मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रही हूँ, आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करें, दोबारा से उसको देखें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। कल फिर हम इससे भी एक स्टेप आगे, थोड़ा सा एक स्टेप डिफिकल्ट हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको ओपनिंग में डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे लेकिन पिछले महीने की कोई बीआरएस नहीं दी हुई होगी, ठीक है? चलें, जवाद, मोहसिन, जुलेखा, हो गया क्लियर? ठीक है, इजाजत है? चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।